चलिए, let's continue the discussion of the DPP from question number 11. The secondary structure of protein refers to. Secondary structure क्या होता है? ये secondary structure define करता है alpha helical backbone against a memory based. ठीक है? Because secondary structure involves alpha helical back bonding. ठीक है? And beta sheet structures. Right? तो ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो होती है बिटवीन डिफरेंट पेप्टाइड ग्रुप्स. ठीक है, तो दिस इज अ, तो अल्फा हेलिकल बैकबोन आपका, यस, इट इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, ब्यूरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय. देखिए, ब्यूरेट टेस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है अमाइड लिंकेज का. ठीक है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर अमाइड लिंकेज. तो अमाइड लिंकेज आपका कहाँ कहाँ हो सकता है? ठीक है, अमाइड लिंकेज आपका प्रोटीन्स में आपको मिल जाएगा, तो प्रोटीन्स आपका ब्यूरेट टेस्ट देंगी. ठीक है, पेप्टाइड्स में आपको मिल जाएगा और यूरिया में भी आपको मिल जाएगा, पर कार्बोहाइड्रेट में नहीं मिलेगा. तो इसलिए प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, यूरिया, दे हैव अमाइड लिंकेज, इसलिए ये ब्यूरेट टेस्ट देंगे. तो इसको याद रखें कि ये अमाइड लिंकेज को चेक करता है. ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन्स के लिए, जहां पर अमाइड लिंकेज आएंगी वहां पर आपका ब्यूरेट टेस्ट पॉजिटिव आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए, ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव. सही है क्या है? ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट लाइसिन. ठीक है, चलो बाकी देख लेते हैं. ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं भैया, ऑल तो नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है. ठीक है, ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव. अब यहाँ पर ना नॉर्मली बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि सर लाइसिन ग्लाइसिन में कौन है जिसके पास कायरल सेंटर नहीं है. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद करें अगर आप स्ट्रक्चर्स को. ठीक है, देखिए, ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज द सिंपलेस्ट वन. ओके, दिस इज NH3 पॉजिटिव, मैं ज्यूट्राइन की फॉर्म में ही लिख रहा हूँ उसको, एंड CO नेगेटिव, सिंपल. तो इस कार्बन पे दोनों ही H हैं, तो यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है. ठीक है, ग्लाइसिन में, तो दिस इज ए कायरल. तो इसको छोड़ के बाकी सभी कायरल होते हैं, तो लाइसिन भी आपका कायरल है. तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है बच्चे को कि सर लाइसिन था, ग्लाइसिन था, तो ये ग्लाइसिन था जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द आंसर. राइट, याद रहेगा, इस चीज को ऑलवेज याद रखना है. नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द मसल अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ विगरस एक्सरसाइज. जब हम एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, तो कौन सा मॉलिक्यूल मसल्स में हमारे स्टोर होता है? दैट इज द लैक्टिक एसिड. ओके, तो बॉडी जनरेट करती है लैक्टिक एसिड जब भी हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं. तो अगेन इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. देन नेक्स्ट वन, हाँ, एक होमवर्क आपके लिए यहाँ पे है. यू कैन रीड अबाउट इट्स लिटिल मोर, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो लैक्टिक एसिड बन रहा है. ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जो क्रैम्प्स आते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी सी जलन सी होती है. ठीक है, वो पेन जो होती है वो किसकी वजह से हो रही है, क्या के पीछे. तो थोड़ा सा आप इसके बारे में रिसर्च भी करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा. इट विल यू लर्न समथिंग अबाउट फिटनेस एंड एक्सरसाइजिंग ऑल्सो. ठीक है, तो एक अच्छा होमवर्क है, इसके बारे में पढ़ना जरूर. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, अमीनो एसिड दैट डज नॉट फॉर्म एन अल्फा हेलिक्स. कौन है भैया जो अल्फा हेलिक्स नहीं बनाता है? देखो, एस्पेरेजिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन एंड प्रोलीन, इनमें कौन ऐसा जो बाकी तीन से बिल्कुल डिफरेंट है कोई ऐसा? देखो, प्रोलीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक, लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोलीन वंस, उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि बाकियों में और प्रोलीन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, देखिए, प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कंटेनिंग नाइट्रोजन इन अ रिंग. बाकी सभी में जो नाइट्रोजन है वो आपका ओपन चेन में रहता है. यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है वो रिंग का पार्ट है, तो ये NH2 पॉजिटिव बन जाएगा. तो दिस इज प्रोलीन. तो इसके अलावा आप चाहे एस्पेरेजिन ले लो, टायरोसिन ले लो, ट्रिप्टोफन ले लो, नाइट्रोजन ओपन चेन में पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है, तो इस नाइट्रोजन का क्योंकि ये रिंग के अंदर है, तो अगर आप इसको प्रोलीन को अल्फा हेलिक्स में यूज करेंगे तो जो हेलिक्स बनेगा भी वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी.
और वो अनस्टेबल बन जाएगा। तो प्रोलीन इकलौता है जो अच्छे से एच बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको लेके हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो आंसर इज डी ऑप्शन। या इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो ये देखो कि कौन सा ऐसा यार जो चारों में डिफरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल अलग ही है, वो प्रोलीन है। बाकी तीनों में सिमिलैरिटीज है, प्रोलीन आपका इकलौता डिफरेंट है जिसमें नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ द रिंग एंड इट्स अ 2 डिग्री अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। एवरीबडी नोज हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, अमीनो और कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप के बीच में। 17, विच ऑफ दीज अमीनो एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। अगेन ये तो एकदम रट्टू वाला हो गया, ठीक है, क्योंकि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आपको सारे के सारे ये भी याद होने चाहिए, यहाँ पर भी गलतियाँ हो जाती हैं। देखो तो मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, आइसोल्यूसिन, ऑल ऑफ दीज। अब इसको याद करने का आपको एक तरीका बताता हूँ। इसको याद करने के लिए मैं जो एक सिंपल शॉर्ट एब्रीविएशन यूज करता हूँ, दैट इज ललित MPV TH, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ ये ध्यान रखना है कि सर एल से क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो एल फॉर ल्यूसिन, ए फॉर आर्जिनिन, एल फॉर लाइसिन, तो मतलब ल्यूसिन लाइसिन दोनों ही, ठीक है। आई फॉर आइसोल्यूसिन, टी फॉर थ्रियोनिन, है ना, टी फॉर ऐसा ट्रिप्टोफेन भी होता है, राइट, वो भी एसेंशियल में ही आएगा, वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे आपका ट्रिप्टोफेन। एंड एच फॉर हिस्टिडीन, राइट। एंड एमपीवी में क्या आएगा, एम फॉर मिथियोनिन, पी फॉर फिनाइल एलानिन एंड वी फॉर वेलिन, ठीक है। ये है तो ललित MPV TH, दीज आर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। 3-4 बार आप इनको लिख के एक बार याद कर लोगे तो आपको याद रहेंगे कि ठीक है ललित MPV TH में कौन कौन क्या क्या है। ल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, वेलिन, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन, ठीक है। तो मिथियोनिन, मिथियोनिन क्या है भैया हमारा, ऑब्वियसली दिस इज एसेंशियल, तो ये ऑप्शन आ गया आपका। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन है, यस ये आ गया। फिनाइल एलानिन, यस, तो मतलब सारे के सारे ही एसेंशियल हैं, डी ऑप्शन। डन, डिफिकल्ट था बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देखिए अमीनो एसिड आपके न्यूट्रल भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। जब एक NH2 ग्रुप हो और एक कार्बोक्सिल हो तो हम कहते हैं ये न्यूट्रल है, क्योंकि एसिड और बेस ग्रुप बराबर बराबर अमाउंट में, बराबर बराबर नंबर में। अगर बेसिक ग्रुप जो NH2 ग्रुप या NH नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा हैं कार्बोक्सिलिक से, तो उनको कहेंगे वो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा हैं तो कहेंगे ये एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो एसिडिक वाले आपका, अब देखो यहाँ पे नाम में है, क्योंकि जो एसिडिक वाले हैं उनके नाम के आगे एसिड लगता है, इसलिए एसिडिक वालों को याद करना या याद रखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि उनके नाम में एसिड लिखा हुआ है, ठीक है। इससे आपको वो आराम से याद रहेंगे, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड इज द एसिडिक अमीनो एसिड, तो इट कंटेन्स 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। तो ग्लूटामिक हो जाएगा। अच्छा एक और, एक सेकंड, सिस्टीन एंड और किसी और में तो नहीं है, एक सेकंड इसको ज़रा देख लेते हैं। तो मुझे याद है ग्लूटामिक में तो है ही है, बट अगर हम सिस्टीन का, लेट मी कंफर्म, ओके नहीं आई जस्ट कंफर्म्ड, एक आपका ग्लूटामिक एसिड होता है और दूसरा होता है आपका एस्पेरेटिक एसिड, ठीक है। मुझे यही आता है कि दोनों में लास्ट में एसिड लिखा होता है, इन्हीं के पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, सिस्टीन के पास नहीं है, फाइन। तो यस ओनली ग्लूटामिक एसिड। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन्स अ बेसिक ग्रुप। देखो जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स में इनको भी याद कर लीजिए। वन इज आर्जिनिन, ठीक है, सेकेंड इज हिस्टिडीन एंड थर्ड इज लाइसिन, ओके। ये आपके बेसिक हैं। और एसिडिक कितने थे, 2। बेसिक कितने हैं हमारे पास, 3। तो आउट ऑफ 20 बाकी के 15 क्या है आपके, दे आर न्यूट्रल, ओके। तो बेसिक, विच इज द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन अ बेसिक ग्रुप,
ग्लूटामिन, ग्लूटामिक, प्रोलीन, हिस्टिडीन, राइट। बाकियों में है नहीं क्या बेसिक ग्रुप? अरे बाकियों में बेसिक ग्रुप है, पर वो ओवरऑल बेसिक नहीं है, क्योंकि एसिडिक ग्रुप भी है उसको बैलेंस करने के लिए, राइट। और ग्लूटामिक एसिड तो अभी हमने पढ़ा, ये एसिडिक अमीनो एसिड है। तो ये अमीनो एसिड वाला जो पार्ट है ना, इसमें बहुत रट्टा मारने वाला काम है। अब वो करके ही होगा, तो यू जस्ट हैव टू क्रैम इट। देर इज नो अल्टरनेटिव, देर इज नो शॉर्टकट टू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स व्हाट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स डू द सेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन चेन्स फॉर्म? ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो अभी अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। देखो, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्चुअली डिफाइंड बाय कि उसकी कन्फर्मेशंस कैसी हैं। मतलब आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो मेन आपका जैसे मान लीजिए रस्सी है, अब इसको मैं कैसे कैसे क्वाइल कर रहा हूँ, है ना, इसको मैं बेंड कर रहा हूँ, तो बेंड करके किस तरह का एक शेप इसको दे रहा हूँ मैं, वो जो ये बेंड करके नई इसकी कन्फर्मेशन जो चेंज होंगी वो। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली उसकी लोकल कन्फर्मेशंस को दिखाता है। उसकी जो बैकबोन बनती है हेलिक्स की, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, उसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको, या चलो लिखना क्या है, ठीक है, आपको समझ आ ही गया, पढ़ा है हमने ऑलरेडी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न डू द सेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन चेंज फॉर्म? तो क्या आ जाएगा, अल्फा हेलिक्स, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, अल्फा हेलिकल बनाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई अगर हमें करना हो तो उनको अल्फा हेलिक्स में स्पेसिफाई करते हैं, बीटा शीट्स में भी करते हैं। तो मतलब 1 2 ग्लोबुलर फाइब्रस नहीं, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस आपके सेकेंडरी में नहीं आते। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट 21, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। अगेन ये तो बहुत सिंपल है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉर्मली फंक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर। अरे नहीं भाई, ये बॉडी के टेम्परेचर रेंज में ही काम करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट पोजेस द वेल डिफाइंड एक्टिव साइट्स। हाँ, इनकी एक्टिव साइट्स होती हैं वेल डिफाइंड, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक शेप का, साइज का मॉलिक्यूल ही आके फिट हो पाएगा और उसके साथ रिएक्ट कर पाएगा। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैनॉट बी पॉइजनड। नहीं, दे कैन बी पॉइजनड। Enzymes are normally heterogeneous catalysts that are very specific in their action. Normally heterogeneous है नहीं, ऐसा भी नहीं है कि normally heterogeneous है, okay, but they are very specific in their action. ये वाला पार्ट सही है। Next question 22, the hormone which control the process of burning of fats, proteins and carbohydrates and liberates energy in the body. ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है ये? देखो, ये जिसको पतला होना है ना, उसको इस हार्मोन के बारे में पता रहना वाला बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बर्निंग ऑफ फैट, प्रोटीन, ये अगर इसी हार्मोन से हो रहा है, तो देखो अगर जो थोड़े से ज़्यादा हट्टे कट्टे हो चुके हैं उनको याद रखना ज़रूरी है, दिस इज़ इंसुलिन। जब बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, और इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होती है बॉडी में? पेनक्रियास, विच कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और उससे एनर्जी लिबरेट होती है। तो याद रखें इसको। ठीक है, इसको लिख लो, दिस इज सिक्रेटेड बाय pancreas, right? Next question 23, which of the vitamins given below is water soluble? ये तो सबसे इजी है। ठीक है, विटामिन डी आपको सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है बॉडी में। ठीक है, विटामिन डी आपका वाटर सॉल्युबल नहीं होता। अब बात बची विटामिन सी, तो सबको पता ही है कि विटामिन सी जो है ये तो सर वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, इसको याद भी कर लो, विटामिन बी एंड सी दे आर वाटर सॉल्युबल। सी तो याद भी रहता है कि सर हाँ सर, सी विटामिन सी कहाँ से मिलता है हमें? सिट्रिक फ्रूट से मिल जाता है। ठीक है, बस ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिट्रिक फ्रूट से ही मिले। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि खट्टे से ही मिलेगा आपको विटामिन सी, ऐसा भी, ये धारणा भी गलत है। एंड विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई एंड के, दे आर फैट सॉल्युबल और यू कैन से वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो यहाँ पर बी तो दिया नहीं, विटामिन सी दिया है, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, क्या होता है भैया? स्कर्वी होती है इससे। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वन, विटामिन B6 इज नोन एज, चलिए, अच्छा, स्कर्वी से होती है। बेरी बेरी डिजीज किससे होता है? ये सारे आपको डिजीज याद करने पड़ेंगे, किसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो बेरी बेरी डिजीज आपका होता है विटामिन किससे? B1 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूँ, तो याद कर लेना, ये पूरा टेबल याद करना है। ठीक है, नाउ विटामिन B6 इज नोन एज पायरिडॉक्सिन, क्योंकि विटामिन बी वगैरह ये तो इनका आसान नाम हो गए याद करने के लिए, एक्चुअल नाम थोड़ा ना इनका ऐसा है, एक्चुअल नाम तो डिफरेंट था, वो तो जस्ट टू मेक इट ईजियर
कि इसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब डॉक्टर तुम्हारे को बोले बेटा तुम्हारे को पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी है, तुम बोलोगे सर नाम तो बड़ा खतरनाक है, फिर कैसे याद रखूंगा। तो ये याद रखना आसान हो जाता है कि डी का विटामिन बी था, सी था, डी था, ए था, के था, ठीक है, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, क्या नहीं बनाती? विटामिन कौन सी नहीं बनाती है? देखो, विटामिन ए नहीं बनाती है, ये आपको गाजर खा के मिलेगा, ठीक है। तो गाजर खाते रहिए और विटामिन ए फिर हरी सब्जियों से आपको मिल जाता है, ठीक है। आप अगर सी फूड खाते हैं, फिश, लिवर ऑयल, उनसे आपको मिल जाता है ना। तो ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस विटामिन ए, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात ही बोल रहा है कि डीएनए, अरे भैया डीएनए बनता है बॉडी में तभी तो, मतलब डीएनए है तभी तो सब कुछ है, पूरा जहान है। हॉर्मोन्स भी बनाती है बॉडी, रिलीज करती है, एंजाइम्स भी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द पायरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए। देखिए दो तरह के बेस होते हैं हमारे पास, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? एक आपका बेस होता है, एक शुगर होती है, और एक आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये बेस होते हैं आपके पास 5 होते हैं, 2 इनमें से बाइसाइक्लिक होते हैं, 3 आपके मोनोसाइक्लिक होते हैं। तो बाइसाइक्लिक होती है प्यूरिन्स, ठीक है। तो बेसिस जो आपके हैं, मोनोसाइक्लिक पिरिमिडीन, मोनोसाइक्लिक पिरिमिडीन, एंड दूसरे हैं बाइसाइक्लिक प्यूरिन। तो पिरिमिडीन वाले में कौन कौन से आते हैं? यूरेसिल, थाइमीन एंड साइटोसिन। और प्यूरिन में आते हैं एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है। तो अभी क्यों यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया कि पिरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए। तो पिरिमिडीन मतलब मोनोसाइक्लिक वाले कौन से हैं? तो भैया डीएनए में कौन सा होता है? डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? यूरेसिल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता, ठीक है। डीएनए में थाइमीन होता है, राइट। तो देखो साइटोसिन एंड एडेनिन। अब एडेनिन इज नॉट अ पिरिमिडीन, इट्स अ प्यूरिन। तो पहला ऑप्शन यहीं से आपका गलत हो गया। तो एडेनिन और ग्वानिन वालों को तो वैसे आउट कर दो, ठीक है। साइटोसिन एंड थाइमीन, यस दैट इज ट्रू, ठीक है। तो देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। अगर ये लिखता साइटोसिन एंड यूरेसिल तो ये आरएनए आ जाता फिर। दिस इज ट्रू फॉर आरएनए। नेक्स्ट, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन विच कार्बन एटम ऑफ शुगर डिफरेंशिएट्स आरएनए एंड डीएनए। देखिए जो आपका राइबोस शुगर है, ठीक है, इट हैज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। को थोड़ा इसको फैला के बनाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। तो राइबोस में आपका यहाँ पर OH है, इस वाले कार्बन पे भी OH है, ठीक है। पहले वाले पे इस तरह से आ गया, एंड लास्ट में यहाँ पे आपका CH2OH, ये। तो दिस इज बीटा डी माइनस राइबोस, ओके। पर जब आप लिखते हो ना DNA, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन रिमूव कर दी, ये वाली ऑक्सीजन रिमूव की जाती है। तो अगर हम नंबरिंग करें तो यहां से नंबरिंग 1, ये 2, 3, दिस इज 4, 5, ओके। तो सेकेंड कार्बन का ऑक्सीजन हटाया जाता है, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम C2। तो तब आपके पास बन जाएगा, यहां पर आपका OH बचेगा, CH2OH, ठीक है, दैट्स इट। यहां पर आपका CH2 ही रहा है। दिस इज डीऑक्सीराइबोस, ओके। और मोर स्पेसिफिकली बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोस, ठीक है। तो क्लियर है ये। तो सेकंड वाले कार्बन से हटाया जाता है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। यूरेसिल नहीं होता उसमें। अच्छा और भी ऑप्शन दिए हैं यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्विनोलिन, क्विनोलिन होता है क्या उसमें? भैया क्विनोलिन नहीं होता, ठीक है। एडेनिन, हाँ एडेनिन होता है। साइटोसिन वो भी होता है, थाइमिन वो भी होता है, यूरेसिल नहीं होता, ठीक है। देन द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज, रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज द ऑपरेशन ऑफ, अच्छा अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, सिंपल, उसकी वजह से एग्जिस्ट करता है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31,
इन बोथ डीएनए एंड आरएनए हेटेरोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट एस्टर लिंकेजेस आर एट। देखो, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। स्ट्रक्चर देखा ना इसका ढंग से, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके प्रैक्टिस किया करो। ड्रॉ करके प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए दोनों हैं, तो चलो मैं नॉर्मल राइबोस वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आपका बेस लगता है और यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप लगता है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इन बोथ डीएनए एंड आरएनए हेटेरोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट एस्टर लिंकेजेस आर एट, कहाँ कहाँ हैं, तो नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करेंगे, दिस कार्बन इज योर 1, ठीक है। यहाँ पर आपका बेस लग जाएगा एंड यहाँ पर आपका CH2 के आगे आपका फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट एस्टर। तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ओके। तो 1 पे बेस, C1 पे बेस लगता है और C5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अब देखिए IIT 2007 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ एडवांस क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं इस कोर्स में, तो उनको भी आप आराम से उसके बाद थोड़ा सा देख सकते हैं। स्टेटमेंट 1, ग्लूकोज गिव्स अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो बताना है। स्टेटमेंट 2, ग्लूकोज का रिएक्शन अगर फेलिंग से करवाते हैं, इट गिव्स CuO एंड ग्लूकोनिक एसिड। देखिए रेडिश ब्राउन जो है वो तो सही है ना, क्योंकि जो फेलिंग से रिएक्शन होता है और टेस्ट अगर पॉजिटिव आए तो रेडिश ब्राउन आपका प्रेसिपिटेट मिलता है। पर वो प्रेसिपिटेट किसका होता है, वो CuO का होता है या Cu2O का होता है, दैट इज ऑफ Cu2O नॉट CuO। तो ये ऑप्शन यहाँ पर ये इन्होंने गलत लिख दिया। तो स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है, सी ऑप्शन, राइट। तो याद रखें Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनता है, ना कि CuO का। सेकंड, दूसरी जो कहानी उन्होंने लिखी ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड कब बनता है, वो बनता है जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होता है ग्लूकोज का, क्योंकि ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। डन, चलिए। तो 32 क्वेश्चन तक आई थिंक सफिशिएंट है। आगे की कहानी एडवांस वाले क्वेश्चंस के लिए अलग से क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एडवांस प्रैक्टिस, ओके। तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, कुछ खास समझ नहीं आएगा। सेकंड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो पहली बार आपने कुछ बेसिक चीज़ें समझ ली थी, अब सेकंड बार आप कुछ नया सीखोगे जो पिछली बार जिसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि पहली बार जब आप पढ़ते हो तो आप सिर्फ फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हो। जैसे पहली बार आप ABCD पढ़ते हो तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होना है इसमें, ठीक है, ग्रामर क्या है, आप सिर्फ फंडामेंटल समझने की ट्राई कर रहे हो। अब आपको ABCD समझ आ गई है, बेसिक सा ग्रामर का आइडिया है, अब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ आने लगेगी। अब धीरे धीरे आप सेंटेंस फॉर्मेशन इंप्रूव करोगे, फिर से उसी चीज़ को पढ़ के आप नेक्स्ट टाइम तो और अच्छा बेटर करोगे उसमें। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम व्हेन यू हैव ऑलरेडी लर्नड द ईजियर पार्ट, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको सेम चीज़ को पढ़ते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आपके दिमाग में घुसता है। तो आपको इस चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ना है और साथ में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हर एक बार स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके ही सॉल्व करना है। स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ नहीं किए तो याद नहीं होंगे, समझ नहीं आएंगे, फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो हैव वंडरफुल डे। आई होप इस लेक्चर से थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस हुई होगी। इसके बाद एक और DPP करेंगे, उसमें थोड़ा और रिसेंट जो PYQ हैं उनको हम देखते हैं कि उनमें क्या पूछा गया। ये तो बिल्कुल बेसिक से थे, जस्ट अ ब्रश अप कि आपने जो पढ़ा था आपको थोड़ा सा याद आ जाए। अब थोड़ा सा मोर रिसेंट PYQs पे जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट DPP में।